एक सेकंड चेक कर लें। नमस्कार, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। साथियों, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। जी हाँ, आज 5 सितंबर है और गुरुओं का दिवस है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के इस मंच पर आज 5 सितंबर को हमारे बीच में आज के मेहमान कार्यक्रम में उपस्थित है पश्चिमी जिला में विगत 3-3.5 वर्षों से प्रशासनिक अधिकारी होते हुए एक अभिभावक के रूप में, एक मोटिवेटर्स के रूप में, एक लेखक के रूप में और साथ ही साथ बच्चों के बीच में एक शिक्षक के रूप में और हम शिक्षकों के बीच में हमेशा ज्ञान बांटने के रूप में के लिए तैयार हमारे उप विकास आयुक्त महोदय श्री रविंद्रनाथ प्रसाद जी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री रविंद्रनाथ प्रसाद, जो हमारे पश्चिमी चंपारण जिले को एक प्रशासनिक अधिकारी, एक कर्तव्यनिष्ठ और साथ ही साथ एक सफल अधिकारी, जिन्होंने विगत कई वर्षों से जिले को उस मुकाम पर ले जाने के लिए अपना पूरा ही योगदान दिया है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे जिले के विकास के कार्य की बात करते हैं, चाहे चुनाव की बात करते हैं, चाहे पर्यावरण की बात करते हैं, चाहे जनजीवन हरियाली की बात करते हैं, हर जगह धरातल से जुड़े हुए शख्सियत हमारे बीच में हैं उप विकास आयुक्त महोदय श्री रविंद्रनाथ प्रसाद जी। मैं स्वागत करती हूं सर, आपका हार्दिक स्वागत है सर द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में। यह ग्रुप बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स जो पूरे बिहार में एक शिक्षा के लौ जगा रहा है और 2019 से ही इसमें बहुत सारे जिले के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएं इसमें कक्षा का संचालन करते हैं। तो आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस शिक्षक दिवस पर आप जैसे प्रेरणादायक व्यक्ति, जो मैं प्रशासनिक अधिकारी से हट के मैं बात करूं तो मैंने जिले में हमेशा एक शिक्षक के रूप में पाया है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षण में मैंने आपको प्रशिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में मैंने आपको देखा है। तो मैं आज के मेहमान में आपका पूरे ग्रुप की तरफ से, बिहार के हर एक शिक्षकों की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ सर। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस हम शिक्षकों को, राज्य के हर एक शिक्षकों, देश के हर एक शिक्षकों को समर्पित दिवस है। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आज के मेहमान हैं आप द बिहार टीचर्स के, और आज के मेहमान में आज पूरा बिहार आपको सुन रहा है सर और देख रहा है। तो कुछ ऐसे सवाल है सर जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इस समय में आपसे मैं कुछ प्रश्नोत्तर चाहूँगी सर और आपसे ज्ञान लेना चाहूँगी, क्योंकि आपके दिए हुए वचनों से निश्चित तौर पर बिहार के जितने भी शिक्षक आपको आज सुन रहे हैं वो लाभान्वित होंगे। तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपना छोटा सा परिचय, इसे तो हमारे बीच उपस्थित आज के मेहमान किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं सर से उनका परिचय जानना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं आज शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कोटि-कोटि नमन करता हूँ कि उनकी व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा का और उनके व्यक्तित्व का शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता। आज मैं इस ग्रुप को, द बिहार टीचर्स मेकर हिस्ट्री ग्रुप के सभी सदस्यों को मैं नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने इस अवसर पर मुझे मेहमान के रूप में बुलाया और मुझे कुछ शब्दों को रखने का अवसर दिया। मैं इस अवसर पर बिहार देश से कोने कोने से जुड़े हुए शिक्षक वृंदों का कोटि-कोटि नमन करता हूँ कि जिनके बिना पूरे विश्व में ज्ञान की लौ नहीं चल सकते। मेरे विचार में हमारे शिक्षक समाज के आई लाइट एंड साउंड ऑफ द सोसाइटी होते हैं, वे पूज्य होते हैं और इससे कोई बड़ा पद, बड़ा ओहदा, बड़ा सम्मान कुछ नहीं होता। तो निश्चित से शिक्षक ही हमारे समाज के लिए प्रकाश है, आवाज़ है, दृष्टि है और सिर्फ समाज के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो ऐसे विद्वानों
शिक्षकों को मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। निःशुल्क से मैं भी आपके बीच का एक साधारण का व्यक्ति हूँ और मेरा नाम जैसे मैम ने नीतू मैम ने बताया कि रविन्द्रनाथ प्रसाद से मैं अभी वर्तमान में उप विकास आयुक्त विद्या के पद पर विगत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ। और मेरा मानना है, और मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी किसान थे। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरा घर पूर्वी चंपारण के ढाका ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन के पास छोटा सा टोला मुसहरिया है और मैं वहीं से आता हूँ। और मेरे पिताजी किसान थे। मेरी माँ की स्वर्गवास माँ 5 साल का था तो उसी समय हो गया था और मेरे पिताजी ने अपनी संस्कारों से, अपने शिक्षा से हमें इस योग बनाया। तो मैं अपने माता पिता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी धन्यवाद सर। हम लोगों ने सर का परिचय जाना। एक साधारण परिवार के जन्म लेने के बाद एक असाधारण व्यक्ति बन जाना, वो परिचय है हमारे उप विकास आयुक्त महते का। सर मैं कुछ प्रश्न चाहूँगी। आज के शिक्षा दिवस के अवसर पर हमारे जो शिक्षक चल रहे हैं, सर नई शिक्षा नीति लागू हो रहा है और नई शिक्षा नीति में बच्चों के एडमिशन की जब बात करते हैं तो ये कितना लाभप्रद होगा, और साथ ही साथ हम लोग ये जानना चाहेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा बहुत जो हमारे शिक्षक अभी अनभिज्ञ है उन्हें भी आप थोड़ा सा ज्ञान दें। ये नई शिक्षा नीति बच्चों को कितना लाभान्वित करेगा? बिल्कुल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है। इस नीति को मैंने कुछ पढ़ा, बहुत अभी तक पूरे रूप से मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मुझे लगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज से 20-25 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। जो हमारे कंसेप्ट इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है, निःशुल्क से हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि पहले कोई स्टूडेंट साइंस फैकल्टी से आता है और उसको ग्रेजुएशन में या पीजी में या पीएचडी में उसको लिटरेचर सब्जेक्ट से जब उसको पीजी करना है तो आप उसका एडमिशन नहीं ले सकते। उसी प्रकार यदि साइंस आर्ट फैकल्टी का कोई बच्चा है और उसको बाद में मन हुआ कि नहीं हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आप कहते थे कि नहीं ऐसी नीति नहीं है। तो मेरा कहना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ भी सीखने और कुछ भी डिग्री लेने की इच्छा जागृत होती है तो निःशुल्क से शिक्षा नीति में है कि क्लास 8 के बाद में बच्चों का काउंसलिंग किया जाएगा और बच्चों का वहाँ पर उसका इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स देखा जाएगा और बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो वोकेशनल कोर्स हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, टेक्निकल्स, बहुत सारे विंग्स बनाए गए हैं। तो निःशुल्क से यदि बच्चों की अभिरुचि को, और यह शिक्षक का दायित्व भी होता है कि बच्चे की रुचि और अभिरुचि को जानना कि वे किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, उसके अंदर के प्रतिभा को निखारना। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह ओपन कर दिया गया है कि जब बच्चे जिस क्षेत्र में, जिस सब्जेक्ट में वह डिग्री लेना चाहते हैं वह डिग्री ले सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बैंडेड नहीं, कोई बॉन्ड नहीं किया गया, बंधन नहीं किया गया। और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा संस्कृत के 6 धातु में अप्रत्यय लगाने से बना होता है, जिसका अर्थ ही होता है सीखना, सिखाना, आगे बढ़ाना, उसके अंदर की प्रतिभा को जागृत करना, उसका प्रकटीकरण करना, उसको निखारना और हमेशा उसको नित्य नए आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देना। तो निःशुल्क से हम कभी भी अपने बच्चे के अभिरुचि को, बच्चे के अंदर की क्षमता को जागृत करके, उसको पहचान करके उस फील्ड में, उस क्षेत्र में उसको हम बेहतर करा सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बहुत ही बच्चों के लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण हुआ और एक नई दिशा में गति देने वाला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो मतलब नई शिक्षा नीति के बारे में हम लोगों ने सर से सुना। निश्चित तौर पर ये शिक्षकों को और बच्चों को लाभ पहुँचाएगा। सर मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, शिक्षक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब बात करते हैं, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रहेगा तभी बच्चे आगे पढ़ेंगे, तो उसमें सुधार करने के लिए आपकी क्या राय है कि शिक्षकों को कुछ ऐसे सुझाव कि अगर अपने में बदलाव लाते हैं या फिर बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो क्या राय है सर आपकी? निश्चित से मैं पहले भी कहा कि द आई, लाइट एंड साउंड ऑफ द सोसाइटी, दैट पर्सन इज कॉल्ड टीचर्स। तो शिक्षक अपनी गुणवत्ता में, जब तक शिक्षक अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक वे अपने शिष्य को बेहतर नहीं बना सकते। इस संदर्भ में मैं अपने शिक्षक बंधुओं से, अपने गुरुजनों से मैं यह आग्रह करूँगा कि जीवन सीखना है और सीखना जीवन की नीति है, परंतु हम क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों और सीखने का औचित्य क्या है, यदि इन संदर्भों पर विचार करके सीखने को जीवन की नीति बना लेंगे तो हम निःशुल्क से बेहतर अपने आप में सुधार ला सकते हैं
दूसरा, आपने सुना भी होगा अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मैं हमेशा अपने साथ 6 मित्रों को रखता हूँ। कहा, क्यों, कैसे, कब, किस से और उसका उद्देश्य क्या है। तो मैं निश्चित रूप से आप सबों से अनुरोध करूँगा कि आप इन 6 क्वेश्चंस को अपना मित्र बना लें। और जैसे ही आप मित्र बनाएंगे और जब आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाने जाएंगे, क्लास करने जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मैं क्यों पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, कहाँ पढ़ाऊँ, किसको पढ़ाऊँ, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, हमारे पढ़ाने का औचित्य क्या है। जब ये बातें आपके सोच में होगी तो निश्चित से आप बेहतर जानने और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और कभी भी व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना सकता है। इसके लिए वैसे शिक्षक किसी क्षेत्र का आइडिया नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम किसी विशेष सब्जेक्ट का बेहतर जानकारी नहीं कर सकते हैं। तो आप कभी भी, जब भी आपके अंदर जानने की प्रवृत्ति और सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और ऐसी प्रवृत्ति आपके पास है तो निश्चित से आपके शिक्षा बेहतर करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि हमेशा शिक्षक का यही एक उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा आगे बढ़े, हमारे बच्चे हमारा नाम करें। और वे बच्चे जब आपके समाज में राष्ट्र लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम करते हैं तो निश्चित से खुशी उनको होती है, परंतु आत्मसम्मान आपको मिलता है, आपका आत्मगौरव बढ़ता है। और निश्चित से उसमें आपको लगता है कि रियली मैं टीचर बन करके एक दुनिया के लिए, समाज के लिए बहुत बेहतर कार्य किया है। तो निश्चित से गुणवत्ता की सुधार करने के लिए मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में निश्चित से स्वयं पढ़ें, स्वयं जानें। और ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे और निश्चित से आप बेहतर देंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। शिक्षक को पूर्ण रूप से अपने ज्ञान को रखना है और शिक्षा देना है। सर, कई बार मैंने आपको बहुत सारे प्रशिक्षण में, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में मैंने आपको शिक्षक के रूप में भी देखा है, जबकि आप प्रशासनिक अधिकारी और वो भी कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही सफल प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में आपने जिले का संचालन किया। तो एज ए डीडीसी, एज ए प्रशासनिक पदाधिकारी, एक शिक्षक को समाज में रोल मॉडल बनाने के लिए आपने अभी बहुत सारी बातें की, लेकिन उनको रोल मॉडल कैसे बनना है उस पर थोड़े मैं चाहूँगी सर आप विस्तार से इस पर वार्तालाप करेंगे। निश्चित से यदि शिक्षक रोल मॉडल बनना चाहता है, मैं शिक्षक से नहीं, मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति को रोल मॉडल बनना चाहिए। और विशेषकर हमारे शिक्षक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे शिक्षक, मैं पहले भी बार बार कर रहा हूँ कि आई लाइक एन सन ऑफ द सोसाइटी, हमारे बच्चे अपनी आँखों से कुछ नहीं देखते, जो हमारे शिक्षक दिखाते हैं वही बच्चे देखते हैं। तो निश्चित से आप जब रोल मॉडल होंगे तो हमारे बच्चे स्वयं उसका नकल करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। तो शिक्षक से मैं रोल मॉडल बनने के लिए 2-3 बातें कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने खुद का पैरामीटर निर्धारित करना पड़ेगा। हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी कुछ, एक छोटा सा सब्जी बैगन खरीदने जाते हैं तो उसकी हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करते हैं। वह सब्जी ताज़ा है कि नहीं है, उसके तौल अच्छे हैं कि नहीं है, वह बहुत कीटनाशक दवाओं का प्रयोग उसमें नहीं किया गया है, वह ताज़ी है कि नहीं, उसका कलर अच्छा है कि नहीं है, वह कैसा देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत सारी क्वालिटी पर परख के एक छोटी सी चीज़ हम खरीदते हैं। और यह जीवन इतना अनमोल है कि इसकी कोई तुलना शब्दों में किसी हीरे जवाहरात पैसे से नहीं की जा सकती। तो निश्चित से रोल मॉडल बनने के लिए मैं कहूँगा कि पहले खुद को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा, अपने अंदर की छिपी शक्तियों को बाहर निकालना होगा। आप जब अपने आप को जान लेंगे तो निश्चित से आप एक रोल मॉडल के रूप में साबित होंगे। जीवन के पैरामीटर के संदर्भ में आप, मैं 6 मेरी इस पर किताब है जीवन के पैरामीटर्स, जिसमें मैंने चर्चा किया है कि व्यक्ति को सर्वप्रथम शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेशन फर्स्ट पैरामीटर्स है। दूसरा है उसकी जीवन शैली, जीने का ढंग, रहने का ढंग, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, हम कहाँ चले, कैसे चले, कब चले। अब हमें बोलने नहीं आता, हमें बैठने नहीं आता है, हमें चलने नहीं आता है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को जीवन के लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, ताकि हम रहने, सहने, बोलने, चलने, बैठने, किसी के साथ वार्तालाप करने, अपनी बातों को रखने की कला इत्यादि के बारे में जान सकें। थर्ड पॉइंट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में जानना। यदि व्यक्ति सिर्फ अपनी ड्यूटी को जान ले और ड्यूटी का निर्वहन करे तो मेरा मानना है कि वह ऑटोमेटिक पूरी समाज में और पूरी दुनिया में रोल मॉडल हो सकता है। और यदि वो अपने कर्तव्यों को जानता है, उसका अनुकरण करता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने दायित्वों को जानता है। और मेरी नज़रिया में दायित्व प्रायः हर व्यक्ति के
4 होते हैं। पहला दायित्व है खुद के प्रति, दूसरा है परिवार के प्रति, तीसरा है समाज के प्रति, चौथा है राष्ट्र के प्रति। यदि हमारी सोच यह हो जाए कि हम अपनी जिम्मेवारियों को जानें और जिम्मेवारियों को समझें, तो निश्चित से जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जानता है और दायित्वों को समझता है, वह समाज के लिए रोल मॉडल होगा। मैंने पहले भी कहा कि एजुकेशन निश्चित से किसी भी क्षेत्र में बेहतर करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर कराने के लिए, आपके नाम फेम को दुनिया के लेवल पर ले जाए, आपकी दी गई शिक्षा को, आवाज़ को दुनिया के मंच पर रख सके, इसके लिए एजुकेशन का होना जरूरी है। और आप ही एजुकेशन दुनिया को देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो पहले आपको एजुकेशन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। और निश्चित से आप बेहतर जानते हैं, आप विद्वान हैं, आपका नॉलेज एफिशिएंसी है, तो निश्चित से आप समाज के लिए रोल मॉडल हो। चौथा पॉइंट है वैल्यूज, वर्क वैल्यूज, टाइम वैल्यूज एंड लाइफ वैल्यूज। तो निश्चित से यदि हमें किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की मूल्य मालूम है, और आप जानते हैं कि जीवन प्रीशियस है, यह जीवन अनमोल है। जीवन अनमोल इसलिए है कि इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, कुछ कर दिखाने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, असंभव को संभव में बदलने की शक्ति है। आप जो भी चाहते हैं वे सारी चीज़ें आपके अंदर है, इसलिए जीवन अनमोल है। हमें विचार करना पड़ेगा कि हम 84 लाख योनियों में मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। अन्य प्राणियों से यदि हम श्रेष्ठ हैं तो फिर कैसे? यदि इन सारी बातों पर हम मनन करेंगे तो निश्चित से हमें अपने इस जीवन की अनमोलता के बारे में पता चल जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, महान बने हैं, वे निश्चित से कर्म करके बने हैं, वे कर्म के बल पर महान बने हैं। और हर व्यक्ति के अंदर महान बनने की शक्ति होती है। कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, परंतु कर्मों को करके और कर्म का मूल समझ करके। तो कर्म का मूल समझना पड़ेगा, और कर्म के मूल समझने में मैं सिर्फ 4 स्टेप में बात करूँगा कि कर्म करना जीवन की नियति है। तो कर्म करना पड़ेगा और आजीवन कर्म करना पड़ता है। तो जैसे ही हम कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। निश्चित से फल अल्पकालीन हो सकते हैं, दीर्घकालीन हो सकते हैं, लेकिन फल मिलना है, यह कर्म का विधान है। प्रिंसिपल ऑफ द वर्क है कि जो भी व्यक्ति कर्म करेगा उसका फल मिलेगा। परंतु फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, या आप उस पर आप अपना मन नहीं करें, वो आप छोड़ दें, इसलिए कि आपका काम, आपकी ड्यूटी कर्म करना है। और आपने गीता में पढ़ा भी होगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा काम कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करो। तो जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुरूप फल मिलेंगे। जितनी अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे, आपकी कार्य की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, समय होगी, उतना बेहतर आपको फल मिलेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और यह विधि का विधान नहीं, कर्म का विधान है। थर्ड स्टेप होता है फल के बाद उसका इफेक्ट होता है। आप कुछ भी करेंगे तो उस कर्म का प्रभाव पड़ेगा। तो कर्म का प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित से कर्म का फल यदि आपका पॉजिटिव है तो प्रभाव भी पॉजिटिव होंगे। कर्म का फल नेगेटिव है तो निश्चित से प्रभाव भी नेगेटिव है। और फोर्थ स्टेप है कि जो भी प्रभाव आपके पड़ेंगे उसकी पैरामीटर्स होगी, उसकी परिधि होगी कि उसका प्रभाव कहाँ तक, कैसे पड़ता है, कब तक पड़ेगा। और जहाँ तक उसका प्रभाव पड़ेगा उस लेवल का वो व्यक्ति आदमी बन सकता है, उस लेवल का वो रोल मॉडल बन सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल्स, अब मान लें कि इंटरमीडिएट साइंस फैकल्टी में यदि 5 लाख बच्चे परीक्षा में भाग लेते हैं तो कोई एक ही बच्चा उस बोर्ड का टॉपर होता है, नेशन का टॉपर होता है, कोई बच्चे रीजन का टॉपर होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होता है, कोई उस स्कूल का टॉपर होता है, कोई प्रथम श्रेणी से, कोई द्वितीय श्रेणी से, और कुछ अनुत्तीर्ण भी होते हैं। यही वर्क का रिजल्ट एंड इफेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट में टॉप किया नेशनल लेवल पर, तो पूरी नेशन के लोग जानते हैं कि CBSE बोर्ड में अमुक व्यक्ति ने, अमुक जिला का, अमुक स्टेट का लड़का ने टॉप किया। उसी प्रकार जिला में टॉप करने वाले व्यक्ति को जिला के लोग जानते हैं, और स्कूल में टॉप करने वाले लोगों को स्कूल के लोग जानते हैं, और उस स्कूल में पढ़ने वाले परिवार के लोग जानते हैं। तो आपने देखा कि एक ही एग्जाम, एक ही परीक्षा फल हुआ, एक ही लोगों को, बच्चों को, सबको समय दिया गया। पाठ्यक्रम भी सभी बच्चों के लिए समान ही दे, लेकिन कोई बच्चा अपना नाम स्टेट लेवल पर करता है, कोई नेशनल लेवल पर करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करता है, कोई स्कूल लेवल पर करता है। तो वही व्यक्ति, वही बच्चे वही एग्जाम दे करके राष्ट्रीय लेवल का
राज्य स्तर का, जिला स्तर का और समाज के स्तर पर या अपने गांव के स्तर का आदमी बन जाता है। तो इस प्रकार हमारे शिक्षक इस व्यू को रखते हुए भी समाज के लिए, बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। पांचवी पॉइंट में कहूँगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स निःशुल्क से हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, ताकि आप किसी भी कार्य को करते करते बहुत थक जाते हैं, मेंटल प्रेशर होता है, माइंड आपको लगता है कि हम एक ही काम कर रहे हैं, बोर हो गए, तो निःशुल्क से यदि आपके अंदर एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी है, वह एक्टिविटी प्ले क्षेत्र का हो सकता है, नृत्य का हो सकता है, संगीत का हो सकता है, एनी टाइप का जो भी प्राणायाम हो, योगा हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, तो आप किसी न किसी कला उस बच्चे में और अपने आप के अंदर कोई ना कोई एक कला को जागृत करें, तो निःशुल्क से आप एक रोल मॉडल साबित होंगे। आपके बच्चे और हमारे आपकी सोसाइटी कहेंगे कि हमारे टीचर सिर्फ विषय के ही विद्वान नहीं है, वे अमुक कला के क्षेत्र के भी विद्वान हैं। और लाइफ जिंदगी कला है, और जिंदगी कला पर मैंने एक पुस्तक भी लिखा था। तो निःशुल्क से आदमी को अपने अंदर की कला को जगाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है। और छठा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनुशासन। पंक्चुअलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप कार्य को समय नहीं देंगे, समय का प्रबंधन नहीं करेंगे, समय के हर पल का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो फिर आप बेहतर नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर यदि अनुशासन है, आप अनुशासन का अर्थ समझते हैं, अनुशासन का महत्व समझते हैं और खुद अनुशासन का अनुपालन करते हैं, तो निश्चित से आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए रोल मॉडल होंगे। अभी हम लोग सुन रहे थे कि एक शिक्षक ही नहीं, लेकिन दुनिया के कोई भी व्यक्ति किसी के लिए रोल मॉडल कैसे हो, बहुत विस्तार से सर आपने हम लोगों को बताया। तो निश्चित तौर पर मुझे यकीन है कि आज फेसबुक लाइव पे आपको जितने भी शिक्षक, जितने भी छात्र सुन रहे हैं, तो रोल मॉडल बनने के लिए आपके द्वारा सुझाए गए सुझाव को निश्चित रूप से वो अपनाएंगे। सर हम लोग देख रहे हैं विगत 2 साल से कोरोना काल में कोविड-19 के कारण इस वैश्विक महामारी में पूरा दुनिया थम सी गई है। इस दौरान न ही सिर्फ कार्य बल्कि शैक्षिक गतिविधि भी रुक गई थी और एक समय ऐसा आया कि बच्चों को विद्यालय से काफ़ी दूरी हो गई थी, जो वर्तमान में उसको बांटने का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन वो भी अभी सफल नहीं है। तो ऐसे में कोविड पीरियड में छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि उन बच्चों तक शिक्षा भी मिल सके, उनकी पढ़ाई जो लॉस हुआ है उस गैप को भी हम लोग भर सके, उसके लिए क्या सुझाव है सर आपका? निश्चित से कोविड जैसे महामारी में यह बहुत बड़ी आपदा थी और इस आपदा के क्षेत्र को भी, इस महामारी को भी हमारे प्रबुद्ध शिक्षक जनों ने एक अवसर के रूप में लिया और हम बच्चों को शिक्षा कैसे पहुँचाएं, हमारे बच्चे शिक्षित कैसे हो, अपने पाठ्यक्रम की तैयारी कैसे करें, इस दिशा में मास्टर्स मेकर्स ग्रुप जो है इन्होंने, जिसमें विशेष करके जो हमारे इस बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के हमारे जो बहुत ही सम्मानित विद्वान जन हैं, उसमें विशेष करके मैं नाम लेना चाहूँगा कि किशनगंज से कुमारी गुड्डी, दरभंगा से डॉक्टर मदन मोहन जी, नालंदा से डॉक्टर कुमार गौर और पश्चिम चंपारण से मेरी एडलिन और नीतू जी ने बहुत ही अथक प्रयास किया, दिन रात कड़ी मेहनत की और अपने कड़ी मेहनत जज्बा के बल पर हमारे उन बच्चों को जो कोविड-19 महामारी के चलते स्कूलों में नहीं आ पाते थे, कॉलेज में नहीं जा पाते थे, उनके उन्होंने व्हाट्सएप माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर ग्रुप के माध्यम से, बहुत सारे माध्यमों से उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया और उन बच्चों तक शिक्षा की लौ, ज्ञान की लौ प्रज्वलित करने का कार्य किया। तो निश्चित से इस बिहार टीचर्स मेकर ग्रुप के इन सम्मानित प्रबुद्धजनों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और इस ग्रुप के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अपनी जज्बा को बनाए रखें और इसी जज्बा के साथ हमारे समाज को ज्ञान की रोशनी देते रहें, उनके अंदर के अंधेरा को दूर कर प्रकाश फैलाते रहें। तो निश्चित से यह हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ ग्रुप सोशल मीडिया से हमारे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप के द्वारा जो कार्य किया गया है काफ़ी ही प्रशंसनीय एवं अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय है। इसलिए मैं पुनः इस ग्रुप के सदस्यों को, इससे जुड़े हुए शिक्षक जनों को मैं पुनः उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रुप और अपने जीवन में बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए, समाज को नई दिशा, नई गति देने के लिए, समाज में रोशनी फैलाने के लिए बेहतर काम करें। सर चलते चलते 1-2 प्रश्न और भी हम आपसे जान लेते हैं।
हम सभी देखते हैं कि सरकार के द्वारा शिक्षकों को ये सेवा खाली उनके ट्रेनिंग के पीरियड के बाद से जब वो जॉब में आते हैं तो बहुत प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उनके जो प्रशिक्षण के एक प्रकार से धूल जम गई है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि झाड़ के फिर से उसको नवीनीकरण करके उन्हें एक प्रकार से गति देते हैं। तो इस प्रकार के सरकार के द्वारा लगातार शिक्षकों के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण की योजनाएं भी तैयार की जाती है। आप उन प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए क्या सुझाव देंगे, ताकि उस प्रशिक्षण को पाके शिक्षक जब तक कक्षा में जाते हैं तो बच्चों से रूबरू कैसे होते हैं, क्या सुझाव होगा सर आपका? निश्चित से सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और विशेषकर प्रशिक्षण निःशुल्क से होना चाहिए। प्रशिक्षण जो है वह रिफ्रेशर कोर्स है। आपके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर हर चीज़ें उसके अंदर निहित होता है। आपको मालूम है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ का खोज किया तो ऐसा नहीं था कि फल सेव का फल न्यूटन के टाइम में ही गिरना शुरू किया। वह पहले से ही जो भी फल लगते हैं वे नीचे गिरते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वो पहले से काम कर रहा था, लेकिन न्यूटन ने अपनी सोच को बदला। उसको लगा कि ये फल नीचे क्यों गिरा, फल या ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसने ग्रेविटेशनल लॉ खोज निकाला। उसी प्रकार प्रशिक्षण का काम है कि हम उसके अंदर के ज्ञान को बाहर निकालें, उनके वो रिफ्रेश करें कि आप कैसे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। तो निश्चित से प्रशिक्षण मेरा विचार है कि हर 2 माह 3 बार पर होते रहना चाहिए। 15 दिनों के बाद ही मात्र शॉर्ट पीरियड का। और प्रशिक्षण देना इसलिए भी जरूरी है कि आज दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डे टू डे नई नई खोज आविष्कार कर रहा है, वह किसी भी फील्ड को नहीं। तो निःशुल्क से भी नई नई खोज आविष्कार कर रहा है, तो हम अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं बताएंगे तो वे हमारे बच्चों को नहीं बता पाएंगे और बच्चे हमारे आधुनिक जानकारी से अपडेट नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण की जरूरी है। प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है कि एक इंटरटेनमेंट भी होता है और एक नई परिवेश मिलता है। जब हमारे शिक्षक स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो उसी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते उनका परिवेश से वो बिल्कुल मालूम होता है कि हाँ क्या करना है। लेकिन नई जगह पर वे जाते हैं, नए सेशन में जाते हैं तो उन्हें नए टीचर से भेंट होती है, नया परिवेश मिलता है। तो हमें सीखने के लिए सोच, संगत, परिवेश और परिस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो परिवेश बेहतर पाने के लिए भी, नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए भी, इन सारी चीज़ों के लिए प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरी है। और प्रशिक्षण मैं चाहूँगा कि सिर्फ सरकार द्वारा ही नहीं, हमारे जो भी विद्वान जन हैं वह किसी भी फील्ड में क्यों नहीं काम कर रहे हो, यदि उनकी अभिरुचि है तो वैसे लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि अपने ज्ञान की दीप जलाने के लिए जब भी उन्हें मौका मिले, छोटा मोटा मीटिंग भी ले रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे हो तो वहाँ भी यदि 10 लोग भी उन्होंने अद्यतन जानकारी दे दी तो भी प्रशिक्षण का पार्ट है। तो मैं अन्य विद्वान जनों से भी, अन्य क्षेत्र में काम करने वाले पदाधिकारियों से भी, कर्मचारियों से अनुरोध करूँगा कि वे अपने नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करें और जितना आप शेयर करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे का ज्ञान बढ़ेगा और सीखना और सिखाना ही शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य है। तो निश्चित से इस प्रकार से हम प्रशिक्षण के दे करके लोग और समाज का भविष्य सुधार सकते। बिल्कुल, सीखना और सिखाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमारे पास मनोबल बढ़ेगा और हम सिखाएंगे। सर, मैंने आपको जिले में विगत 3-3.5 वर्षों से बहुत सारे रूप में देखा है। कई बार मैं कभी आपके चैम्बर में गई या कभी मैं मीटिंग में मैंने आपको देखा है कि जिस दौरान आप मीटिंग ले रहे होते हैं या कुछ और भी काम कर रहे होते हैं, प्रशासनिक काम, उस समय भी बहुत सारे आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास पहुँचते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि बिहार या भारत के हर एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ ऐसा होता भी है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक अलग रूप में भी देखा है सर, जब आप विद्यालय में कभी भी जाते हैं या फिर कभी भी शिक्षकों के बीच जाते हैं तो उस समय आपका कहीं से भी प्रशासनिक रोल नहीं देखा है मैंने। आप उस समय कई बार छोटे बच्चों के बीच में उनके गार्जियन के रूप में, कभी बड़े के बीच में जब जाते हैं तो शिक्षक के रूप में जाते हैं और इतनी ज्ञान लेके आप जाते हैं कि विषय वस्तु से आप जानकारी लेते हैं। इसके अतिरिक्त सर, आप बहुत सारे बुक्स के लेखक हैं, जैसे कि भी आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में सर के लिखे हुए बहुत सारे किताब है, जीवन एक दर्पण। इसके अतिरिक्त आप भी सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरों पर दोषारोपण नहीं करें, साथ ही साथ सोच को बदले। और मैं यहाँ पर आपको जो बुक दिखाई, आप भी सफल हो सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो इस तरह से
सर अभी तो मैं एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ 3 बुक में दिखा रही हूँ, जबकि 10 से भी ज़्यादा किताब सर ने लिखा है। और मैं पहले भी कही हूँ कि सर एक कर्तव्यनिष्ठ सफल प्रशासनिक अधिकारी है, जिन्होंने बहुत सारे पद को सुसज्जित करते हुए आज वर्तमान में पश्चिमी चंपारण के कर्मों को पूरा करते हुए, अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करते हुए अभी दूसरे जिले में मधेपुरा में जा रहे हैं एक अधिकारी के रूप में। तो मैं जानना चाहूँगी कि सर आप इतना समय कैसे निकाल पाते हैं कि आप अपने जितना भी सरकार की योजना होता है उसको धरातल पर लाते हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी लोगों की समस्या होता है उसको सुनते हैं, इसके बावजूद कई प्रकार के प्रशिक्षण में आपको गाहे बताए हम जैसे लोग आपको बुला लेते हैं कि सर कृपया आप मोटिवेट करने के लिए चले आए, क्योंकि आपको सदैव हम लोगों ने एक मोटिवेटर के रूप में देखा है। और मुझे ये कहते काफ़ी गर्व होता है कि जिले के तमाम ऐसे स्कूलों में जहाँ जब कभी जरूरत हुई तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने कभी मना नहीं किया और समय निकाल कर वहाँ पर शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए पहुँचे। तो मैं जानना चाहूँगी सर, आप एक प्रेरक हैं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप एक लेखक हैं, इसके अतिरिक्त आपका अपना व्यक्तिगत भी एक अपना व्यक्तित्व है, तो आपको ये सब कार्य करने के लिए इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है सर, और आपके प्रेरणा स्रोत कौन है सर? निश्चय से मेरे प्रेरणा स्रोत तो मैं पहले भी कहा कि मेरे आदर्श, मेरे पूज्य, मेरी प्रेरणा मेरे पिताश्री रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में ही देवासन हो गई थी, स्वर्गवास हो गई थी, तो मेरे पिताश्री मेरे लिए आइडल हैं। और जहाँ तक एक प्रशासक के रूप की बात हो, एक साहित्यकार के रूप की बात हो, एक मोटिवेटर के रूप में की बात हो, एक पेरेंटल जिम्मेवारी के रूप में हो, तो मैं पहले भी कहा कि आप सिर्फ जिन मूल्य को, जीवन मूल्य, कर्म मूल्य, समय मूल्य, टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर एनीथिंग। आप अपने माइंड का मैनेजमेंट करें, टाइम का मैनेजमेंट करें और वर्क का मैनेजमेंट करें। यदि हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें वहाँ भी 3 मैनेजमेंट करने होते हैं, लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है कि आप टाइम को मैनेज करके ही आप जो चीज़ पाना चाहते हो पा सकते हैं। और मैंने इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही गंभीरता से इस चीज़ को मैं स्टूडेंट लाइफ से ही पालन किया। कल भी मैंने बताया कि अनुशासन सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन के पैरामीटर्स के लिए, और जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं है वो कभी भी अपने लाइफ में बेहतर नहीं कर सकता। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे बच्चे अनुशासन का मायने नहीं समझते, जबकि मेरे विचार से अनुशासन सही मायने में आज़ादी खोना नहीं है। अनुशासन प्यार भरी दृढ़ता है जो आज़ादी का सही अर्थ उचित समझाता है। और जिस व्यक्ति को अनुशासन का अर्थ उचित समझ में आ गया वह टाइम को भी मैनेज करेगा, अपने लाइफ को भी मैनेज करेगा और अपने वर्क को भी मैनेज कर सकता है। मैं एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में जिला के विकास के, संपूर्ण विकास के दायित्व के निर्वहन करने के बाद भी बहुत सारे पदाधिकारियों का, बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे शिक्षकों का और हमारे बच्चों का भी क्वेश्चन आम होता है कि सर आपको टाइम कैसे मिलता है। तो मैंने कुछ अपने लाइफ का शेड्यूल तैयार किया है। जैसे मैं ये पदाधिकारी हूँ तो निश्चित से ऑफिस आवर में ऑफिशियल ड्यूटी को ईमानदारीपूर्वक कर्तव्यों के साथ निर्वहन करना, आज की जितनी भी संचिकाएँ हैं वह कल के लिए नहीं छोड़ना, आज के कार्य में आज निष्पादित करके ही, भले हुआ 5 बजे के बाद 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 ही क्यों नहीं बजे। इलेक्शन पीरियड में हम लोग को रात 10 भी बज जाते हैं, इसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर में होल नाइट भी जगने पड़ते हैं। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि जहाँ पर हमें होल नाइट और होल डे भी काम करने पड़ते हैं। तो निश्चित से उस दिन थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने अन्य कार्यों पर आज समय नहीं निकाल पाया, तो हमें चिंता होती है। फिर भी चूँकि मेरा फर्स्ट ड्यूटी है जनता की सेवा करना, सरकार के आदेशों का अनुपालन करना, उनके नियमों का अनुपालन कराना, तो मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। और मैं पहले भी कहा कि जीवन के पैरामीटर्स में कर्तव्य उन दायित्वों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि मैं अपने डिसीजंस पर कोई भी पदाधिकारी, कर्मी या किसी पब्लिक को भी माना करता हूँ कि भाई आप कोई भी काम हो तो आप ऑफिस आवर में आए, क्योंकि रेसिडेंस पर मेरा भी अपना लाइफ वर्क है, अपनी भी जिंदगी जीनी है, और उसकी टाइम में हम अपने आप को समय निकाल करके साहित्य के क्षेत्रों में जो आज आप सबों के आशीर्वाद से, आप सबों के कृपा से मैंने 12 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और विशेषकर अलग अलग संदर्भ पर
बच्चों के लिए निःशुल्क से 2 किताबें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी सफल हो सकते हैं और सफलता के 5 सूत्र। तो बाद में बच्चों ने कहा कि नहीं सर हिंदी मीडियम में है, इसको इंग्लिश मीडियम में दिया जाए, तो उसको इंग्लिश मीडियम में भी मैंने उसको पब्लिश कराया है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप भी सफल हो सकते हैं। उसी प्रकार जीवन के बारे में मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जीवन एक अवसर। तो प्राय लोग आप सुनेंगे कि वह कहते हैं कि हमारे जीवन में अवसर नहीं मिला, मेरे पास संसाधन की कमी थी, मेरी पहुंच ऊंची नहीं थी, मेरे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी बातें जब हम असफल होते हैं तो बहुत सारे बहाने बनाते हैं, जबकि असफलता के हजारों लाखों कारण हो सकते हैं, परंतु बहाने एक भी नहीं हो सकते। यदि आप बहानेबाजी करेंगे, दोषारोपण करेंगे, तो निश्चित से आप समस्या को आमंत्रित करते हैं। तो मैं अनुरोध जरूर करूँगा सारे लोगों से जो भी जुड़े हुए हैं कि आप अपनी लाइफ में बहानेबाजी करने की प्रवृत्ति को आप बंद करें, दूसरों पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति को बंद करें। दोषारोपण करने से आप सिर्फ होते पाते कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने एक किताब इसको लिखा है, दूसरों पर दोषारोपण नहीं करें। माइंड मेंटली की जो मैंने बात किया, देखेंगे कि प्राय व्यक्ति नेगेटिव सोच से ग्रसित है। आप कोई भी चीज़ अच्छा उसे बताने जाए तो पहले वो नेगेटिव व्यू में लेता है, उसको लगता है कि आदमी मुझे क्यों बता रहा है, इतनी अच्छी बात है तो उसको स्वयं पहले सीखना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए। तो व्यक्ति पॉजिटिव नहीं लेकर के नेगेटिव लेता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ सिर्फ अपने लाइफ में 2 शब्द को जीवन में उतारते, बी पॉजिटिव एंड डू क्रिएटिव। सकारात्मक से दो, सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, और सकारात्मक सोच का कोई विकल्प नहीं। सकारात्मक सोच आप देखें तो आपके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा, उमंग, उत्साह, संचार पैदा हो रहा है। जैसे नीतू मैम ने कही कि सर आपको ऊर्जा कैसे मिलता है? ऊर्जा हमें पॉजिटिव सोच से मिलता है, हमें पॉजिटिव कार्यों को करने से मिलता है। जैसे ही आप पॉजिटिव कार्य करेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनेगा, आपके आसपास परिवेश में पॉजिटिव माहौल बनेगा। आप जानते हैं कि शब्द एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जो भी शब्द आपके अंदर में होंगे, जो भी शब्द बाहर निकलेंगे, उस शब्द की पेरिफेरी से वो पॉजिटिव माहौल बन जाता है। और पॉजिटिव माहौल जब बनेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगा, आपके कमरे में आपके आसपास भी पॉजिटिव माहौल होगा, तो निश्चित से वह माहौल, वह एनर्जी आपको बेहतर करने की सोच पैदा करता है। तो जीवन के बारे में ही, जीवन एक अवसर, जिंदगी एक कला, जीवन को बेहतर कैसे बनाए, जीवन अनमोल है। ये सारी किताब लिखने के बाद भी अभी तक मैं यह समझ नहीं आ पाया कि रियल जीवन क्या है। इतनी चीज इसके अंदर है, दुनिया की हर चीज, आप जो चाहते हो, आप जैसा चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, जो ड्रीम देखना चाहते हो, तो उन ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए आपकी सोच पॉजिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें देती है। इसलिए मैं आपको अनुरोध करूँगा ये अपनी सोच को बदले और सोच को पॉजिटिव करें, क्रिएटिव बनाएं, दूरदर्शी बनाएं, व्यापक बनाएं, उन्नत बनाएं। आप ऐसा सिर्फ करके देख लीजिए, आप अपनी सोच को बदल के देख लीजिए, आपको सारी दुनिया, सारी नज़ारे बदले हुए दिखाएगी। और इस पर भी मेरी किताब है, एक सोच को बदले, सोच को बदले, सोच उसमें दिया हुआ है कैसे बदले, सोच को कौन कौन फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं। तो उस पर डिटेल्स जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सोच ही वह शक्ति है। और मेरा मानना है कि इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल एनर्जी, सबसे पावरफुल एफिशिएंसी यदि कुछ है तो आपकी पॉजिटिव थॉट है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन में अच्छा पा लिया, कुछ लोग परेशान रहते हैं कि मैं जीवन में सिर्फ खोया, मेरे जीवन में सिर्फ दुख प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे लोग, हर व्यक्ति की अपनी अपनी नजरिया है। इस संदर्भ में मैंने एक किताब लिखा है, क्या खोया क्या पाया। हमें समझना पड़ेगा कि दीदी हम जो पा रहे हैं उस पाने का औचित्य क्या है, उस पाने की सार्थकता खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या है। निश्चित से यदि आपका पाना परिवार, समाज, देश और पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसको पाने के लिए डिटर्मिनेशन, डेडिकेशंस को बढ़ाएं।
लेकिन यदि आपका पाना सिर्फ आपके लिए यूजफुल है और दूसरे के लिए हानिकारक है तो निश्चित से आप एक वाइसफुल पर्सन नहीं हो सकते, आपका जीवन अनमोल नहीं हो सकता, आप एक चेतनशील प्राणी होकर भी आप पशुतुर हो जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम जो पा रहे हैं उसका औचित्य क्या है। कभी कभी आप देखेंगे कि पाने के खोर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें खो देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति मूल्यों को खो करके सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है तो वो पाना उसके लिए हो सकता है, परंतु उसकी अंदर की जो आत्मा है वह इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। उसको कहने के उसके अंदर लगता है कि मैंने यह बहुत गलत किया और मेरे विचार से मूल्यों के परे जाकर के हीरे जवाहर पद प्रतिष्ठा सम्मान पाना बेकार है, निरर्थक है और वह मानव प्राणी के लिए कभी भी हितकर नहीं है। तो आप मूल्यों के साथ चलेंगे, मूल्यों को जानेंगे तो निश्चित से आपका पाना पूरी दुनिया के लिए सार्थक होगी, महत्वपूर्ण होगी, यूजफुल होगी। तो मैं इन सब चीज़ों को जो भी चीज़ें मैं लिख पाया हूँ सिर्फ वही दो शब्द, बी पॉजिटिव एंड डू क्रिएटिव। रचनात्मक करो, रचनात्मक सोचो, फील क्रिएटिव, फील हैप्पी, बी हैप्पी। यदि आपको खुश रहना है तो आपको पहले फील करने पड़ेंगे पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव जैसे अब होंगे तो निश्चित से फील क्रिएटिव करने पड़ेंगे, डू क्रिएटिव करेंगे तो निश्चित से भी आप डू क्रिएटिव करेंगे तो आप बेस्ट क्रिएटर पर्सन्स बनेंगे और आपकी मान सम्मान दुनिया में बढ़ेगी। आप दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल स्थापित होंगे। सही बात है। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचिए, क्योंकि सकारात्मक जब सोच रहेगी तो निश्चित तौर पर व्यक्ति सफल होगा। सर, आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और अभी हमारे जितने भी शिक्षक वृंद आपको देख रहे सुन रहे, इसके अतिरिक्त बहुत सारे अधिकारी भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। निश्चित तौर पर सर, आपके इस लाइव के बाद मुझसे सभी लोग बोलेंगे कि नीतू मैम सर की बुक्स कहाँ मिलेगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर आपने इतनी सारी बुक्स लिखा है जिसमें सफलता के इसमें मंत्र है, इसके अतिरिक्त सोच मतलब बहुत सारी ऐसी बुक है जो निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है। तो ये बुक्स को पढ़ना चाहेंगे तो कहाँ उपलब्ध है? निश्चित से राजकमल प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रसाद प्रकाशन का आपने नाम सुना होगा। इन प्रकाशनों से मेरी 3 किताब निकली है। व्यक्तित्व निर्माण जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आज हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने बच्चों को ग्रेजुएट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, हमारे बच्चे PhD कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, परंतु मुझे कहीं भी किसी स्कूल का सिलेबस हो या कॉलेज का हो व्यक्तित्व निर्माण करके कोई पाठ्यक्रम नहीं रखा गया जो कि उसकी पूरी लाइफ में, होल लाइफ में, पूरी सोसाइटी के लिए व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी बिल्डअप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। तो उस प्रकाशन से मेरी 3 पुस्तकें निकली थी। व्यक्तित्व निर्माण, जीवन अनमोल है और एक नई किताब जस्ट अगले वीक में आ रही है, शिक्षा का अर्थ एवं औचित्य। तो आप उसके साइट से, अमेजन से आप निःशुल्क से ले सकते हैं। बहुत जगह उनका, जहाँ पर उनका होलसेल एजेंसी होगी, दुकानें होंगी, पटना में निःशुल्क से महेंद्र रोड में है, महेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में। प्रभात प्रकाशन से 3-4 किताबें निकली है। जीवन एक दर्पण, जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, जीवन का पैरामीटर्स, और एक नई किताब उनके हम एक छप रही है, कर्म मूल्य। तो आप प्रभात प्रकाशन के साइट से, प्रभात प्रकाशन के द्वारा भी अमेजन पर और अन्य सोशल मीडिया पर, फ्लिपकार्ट पर दिया गया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसी प्रकार 2-3 किताबें दिल्ली से जीवन ज्योति प्रकाशन से निकली है, सफलता के 5 सूत्र, आप भी सफल हो सकते हैं। 2 किताबें हमारी अजमेर राजस्थान से निकली है। तो निश्चित से सब प्रकाशन का अपना वेबसाइट होता है, अपने उसकी बुक सेलिंग का साइट डाला हुआ रहता है। और पटना में मुझे लगता है कि राजकमल का, प्रभात प्रकाशन का, इस प्रकाशक की वहाँ पर उनकी दुकानें हैं, उनके ऑफिसेज हैं, आप वहाँ पर संपर्क करके उन किताबों को ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं तो अभी लाइव में हूँ तो मैं सिर्फ इतना ही दिखा पा रही हूँ। मैंने सर की बहुत सारी किताबों को पढ़ भी रखा है। सबसे पहले
सोच बदलने वाला मैंने किताब को पढ़ा था, सर मुझे गिफ्ट किए थे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की किताब अगर हम पढ़ते हैं तो हम शिक्षकों के जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है और साथ ही साथ बच्चों को सिखा सकते हैं। इतनी सारी बुक्स मेरे हाथ में भी है, तो आप लोगों को भी जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो कोई जानकारी लेने के लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर कहाँ से वो बुक्स मिलेंगे, तो आप बताएं। तो अंत में सर चलते चलते आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मैं नमन करती हूँ कि इस अवसर पर आप जैसे व्यक्तित्व को मैंने अपने द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मंच पर आपकी बातों को साझा किया, तो लाभान्वित होंगे हमारे छात्रगण, लाभान्वित होंगे हमारे शिक्षक का, मैं निश्चित तौर पर जान रही हूँ। सर द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा की लौ जगा रहा है और बिहार के कोने कोने से विशेष विशेषज्ञ यानी कि अलग अलग विषय से, कोई मैथ के हैं तो कोई +2 की टीचर है तो कोई प्राइमरी की टीचर है, वे शिक्षा दे रहे कक्षा 1 से 12 तक की टोटल विषय को पढ़ाते हैं सर। और निःशुल्क उन्होंने निस्वार्थ भाव से इस पूरे कोरोना काल में कैचअप कोर्स के माध्यम से उन्होंने 10th और 12th के बच्चों की तैयारी करा के मैट्रिक का एग्जाम दिलवाया और 12वीं का इंटर का एग्जाम दिलवाया। ये बहुत बड़ी एक प्रकार से शिक्षकों का देन है सर। तो मैं चाहूँगी तो बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाते हुए आपका संदेश सर। विशेष से मैं द बिहार हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों, बिहार के कोने कोने से जुड़े हुए जो भी हमारे प्रबुद्ध शिक्षक जन हैं, उन सबों से मैं सिर्फ एक ही अपील करूँगा कि ज्ञान का दीप जलाना, इससे बेहतर काज कुछ नहीं हो सकता। आप इस दीप को जलाते रहें और इस दीप को जला के ही हम पूरी समाज को, पूरी दुनिया को रोशनी कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, और इसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी कहा कि यदि हमारे कुछ शिक्षक को मैं देखता हूँ कि वे एंजाइटी रहते हैं कि मुझे कलेक्टर की सुविधा नहीं है, डीडीसी जैसे बड़े पद की सुविधा नहीं है, उन्हें ये सुविधाएं मिलते हैं, उनके पास यह सुविधा दी गई है। इन सारी सुविधाओं को आप अपने दिमाग में कभी नहीं लाएं। आप इन सारी चीज़ों से बहुत ही ऊपर उठे हुए हैं। आपको मैम ने बताया भी कि गुरु गोविंद दोनों करे काकुल लागे पाए, बलिहारी हो गुरु की गोविंद को दियो बताए। आप हम सभी मानते हैं कि इस दुनिया का, सृष्टि का रचयिता एक अदृश्य शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, जो वह सभी का प्रभुता है। हम सभी उसके संतान हैं और उनके द्वारा ही, उनके दिशा निर्देश में उनकी शक्ति, उनकी शांति, उनकी सोच, सारी चीज़ें प्राप्त करके हम अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। और आप उस लेवल के पर हैं। हमारे वेदों में भी, हमारे धर्मशास्त्रों में भी आपको ईश्वर से ऊपर बताया गया। यदि आप नहीं होते तो हमें कौन बताता कि यह ईश्वर है, यह परमपिता परमेश्वर है, यह सर्वेश्वर है। यदि कोई बच्चा नया खोज का आविष्कार करता है, दुनिया की किसी भी ऊंचाइयों के पद को सुशोभित करता है, वह किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, वह सिर्फ आपके दिए गए दिशा, आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके। आप इतने महान पद पर हैं और मेरा मानना है कि आपके लिए पद, सम्मान कुछ भी नहीं है। आप स्वयं एक पद हैं, आप स्वयं एक सम्मान है, आप स्वयं प्रकाशवान हैं, आप स्वयं शांति स्वरूपा है, आप दया स्वरूपा है, आप क्षमा स्वरूपा है, सारी चीजें आप हैं। और जब हमारे शिक्षक आत्मा के मूल गुणों को साक्षात कर लेते हैं और वे दया, क्षमा, त्याग, परोपकार इत्यादि के पूज बन जाते हैं, वे सारे गुण उनके अंदर होते हैं, वे गुरु दुनिया के किसी पद ओहदे से बड़ा होता है और वे हमेशा पूज्य हैं, वे हमेशा नमन के योग हैं। आप सिर्फ अपने आप को दर टीचर बना लें निःशुल्क से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपको सारी भीड़ में आपको सबसे पहले आपको सम्मान मिलेगा। आपके चरण स्पर्श से आपके चरण की रज की धूली लेकर
बच्चे पसंद होंगे और बच्चे का जीवन बेहतर होगा तो निश्चित से आपको भी हार्दिक खुशी होगी। तो मैं इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप हमेशा ज्ञान की लौ जलाते रहें और बेहतर समाज को नई दिशा में नई गति देते रहें। इस अवसर पर मैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप को बेहतर कार्य करने के लिए, समाज को नई दिशा नई रोशनी देने के लिए, मैं इस योग नहीं हूँ लेकिन यह ग्रुप समझ रहा है कि मैं इस योग हूँ, तो निश्चित से जितनी भी प्रशंसा की जाए वह शब्दों में बहुत कम है। फिर भी मैं इस अवसर पर इस ग्रुप के लीडर्स को मैं प्रशंसा पत्र दे रहा हूँ। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरा शिक्षा समूह के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बिहार के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा का संचालन लगातार किया जा रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों से जुड़े विषय विशेषज्ञ शिक्षक शिक्षिका प्रथम कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के संपूर्ण विषयों को पढ़ाकर विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहे हैं। शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त समूह के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा 20 ब्लॉक जैसे बच्चों की प्रतिभा, पर्यावरण, देश और समाज, आओ उर्दू सीखे, आओ अंग्रेजी सीखे, आओ बंगला सीखे, आओ संस्कृत सीखे, कविता और कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि ब्लॉग के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरा शिक्षा समूह के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए मैं इनके उत्कृष्ट प्रयास की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने देखा कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़े ही अपनी भाषा को प्रायोरिटी दी गई है और इन विभिन्न भाषाओं की भी जानकारी यह ग्रुप दे रहा है। निश्चित से यह ग्रुप बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य कर रही है। तो मैं इस अवसर पर प्रशस्ति पर समर्पित कर रहा हूँ। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के ग्रुप के सभी सदस्यों, सभी हमारे ज्ञानवान शिक्षकों, राज्य के कोने कोने से सुदूरवर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सभी की तरफ से मैं कोटि कोटि में सब धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने हम शिक्षकों के मनोबल बढ़ाने के लिए आज प्रशंसा पत्र देकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। सर एक छोटी सी भेंट हम सभी द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के सर की तरफ से सर के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप हमारे बीच में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यकीन करती हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद राज्य के किसी भी कोने में जाएंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा की लौ जलाएंगे और मैं चाहूँगी सर और मैं निश्चित तौर से मुझे पूरा यकीन है आप मधेपुरा जा रहे हैं सर। तो मधेपुरा में जो अभी शिक्षक मुझे सुन रहे हैं जो वहाँ पर हैं तो मैं बता रही हूँ कि एक ऐसे अधिकारी वहाँ जा रहे हैं जो हमेशा ही शिक्षक हो या अन्य लोग किसी के भी जब जरूरत पड़ता है तो उनकी सहायता के लिए खड़े होते हैं। तो मधेपुरा के जो हमारे शिक्षक भी मुझे सुन रहे हैं तो आप जरूर निश्चित तौर पर सर से मिले क्योंकि हमारे यहाँ से उप विकास आयुक्त महोदय के पद को उनके कार्य को निर्माण करते हुए अब सर नए पद को सुसज्जित करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मधेपुरा जा रहे हैं। पुनः सभी द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर ही हम अपने एक और मेहमान डॉक्टर ज्ञान देवमणि त्रिपाठी डीन जो रह चुके हैं और वर्तमान में प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज और विद्वान शिक्षक प्राचार्य लेखक इनसे हम लोग रूबरू होंगे। आइए मिलते हैं शाम 7 बजे आज ही द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर। धन्यवाद सर।